Welcome to my lecture series FSC Part 2 चैप्टर नंबर 16 अल्टरनेटिंग करंट। तो सीरीज रेजोनेंस सर्किट और पैरेलल रेजोनेंस सर्किट ये बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं लॉन्ग क्वेश्चन के लिए, लेकिन अभी मौजूदा सूरत हाल की वजह से ना इसको एंटी टेस्ट के तौर पे उसमें यानी किस तरह ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं वो देखना है। तो सबसे पहले आते हैं टॉपिक पे डायरेक्टली आने से पहले रेजोनेंस को समझते हैं कि रेजोनेंस क्या होता है। तो देखें, जब किसी सर्किट में आर, एल और सी तीनों लगे हों तो आर की क्या क्वालिटी होती है, इसकी करेक्टरिस्टिक ये होती है कि ये करंट को जो है ना अपोज करता है। इसी तरह एल है, इसकी इंडक्टिव रिएक्टेंस होती है एक्सएल, कैपेसिटिव रिएक्टेंस होती है। तो ये अल्टरनेटिंग करंट के फ्लो को अपोज करते हैं और दोनों एनर्जी स्टोरेज एलिमेंट हैं। तो जब किसी सर्किट में ये तीनों लगे हों तो किसी सोर्स से इनको वोल्टेज दिया हुआ है, उसकी ओमेगा फ्रीक्वेंसी चेंज कर रहे हैं। जब ये फ्रीक्वेंसी चेंज करते हैं ना तो एक ऐसा पॉइंट आता है जहाँ पर ये एक्सएल एक्ससी बराबर हो जाते हैं एक दूसरे के, दोनों की रिएक्टेंस बराबर होती हैं। तो उस पॉइंट को कहते हैं कि रेजोनेंस। इट इज़ अ फिनोमेना विच अकर्स इन आरएलसी सर्किट व्हेन सप्लाई फ्रीक्वेंसी की वजह से इंडक्टिव रिएक्टेंस कैपेसिटिव रिएक्टेंस इक्वल हो जाती हैं, लेकिन ये दोनों आपस में एक दूसरे के ऑपोजिट होती हैं। ये देख लें, तो ये एमसीक्यू आ सकता है कि रिएक्टेंस रेजोनेंस पे इक्वल हो जाती है। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी क्या होती है? अब देखें, वो फ्रीक्वेंसी जिस पे एक्सएल एक्ससी के बराबर आ रहा है वो फ्रीक्वेंसी होती है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, एफ आर से इसको शो करते हैं। अब आगे चलने से पहले तीन चीज़ें देख लें। रेजिस्टिव सर्किट हो, वोल्टेज करंट इन फेज होंगे, जीरो थीटा ज़ीरो। कैपेसिटिव सर्किट हो, करंट लीड करेगा, वोल्टेज लैग करेगा, करंट लीड करेगा 90 डिग्री। इंडक्टिव सर्किट हो, वोल्टेज लीड करेगा, करंट लैग करेगा बाय 90 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 90। नेक्स्ट आते हैं कि सीरीज रेजोनेंट सर्किट क्या होता है। तो देखें, सीरीज सर्किट का आपको पता है कि सीरीज सर्किट क्या होता है जिसमें करंट सेम होता है। करंट सेम का क्या मतलब है, वोल्टेज सोर्स से जितना करंट आर में गया है वहाँ से उतना ही करंट एल में जाएगा, वही सारा करंट सी में से जाएगा, मतलब जितना यहाँ से करंट आ रहा था वो सारा सी में से गुजर के वापस इसमें आ गया। तो ऐसे सर्किट को सीरीज रेजोनेंट सर्किट कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन ऊपर लिखी है। अब देखें, एल की एक रेजिस्टेंस होती है जिसको अब अपोजिशन होती है फ्लो ऑफ करंट में, उसको इंडक्टिव रिएक्टेंस कहते हैं ओमेगा एल। सी से की कैपेसिटर की भी एक रिएक्टेंस होती है, उसको कहते हैं 1/ओमेगा सी। ये फार्मूले अपने याद रखने हैं, एक्स एल इज इक्वल टू ओमेगा एल, एक्स सी इज इक्वल टू ओमेगा सी। अब फ्रीक्वेंसी चेंज करने से इन दोनों पे क्या फ़र्क पड़ता है, एक्स सी और एक्स एल पे। तो देखते हैं एक्स एल वर्सेज फ्रीक्वेंसी। एक्स एल इज इक्वल टू ओमेगा एल, एक्स एल इज इक्वल टू पाई एफ एल। मतलब फ्रीक्वेंसी और इंडक्टिव रिएक्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी ये भी इंक्रीज होगा एक्सएल, अगर फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगी एक्सएल की वैल्यू भी कम होगी। इसी तरह फ्रीक्वेंसी और एक्ससी में क्या कंपेरिजन करते हैं, एक्स सी इज इक्वल टू 1/ओमेगा सी इज इक्वल टू 1/2 पाई एफ सी। मतलब इंडक्टिव कैपेसिटिव रिएक्टेंस फ्रीक्वेंसी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी एक्स सी की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। अब फ्रीक्वेंसी जब कम होगी एक्स सी की वैल्यू ज़्यादा हो रही है। तो ये इसको कहते हैं रेसिप्रोकल चीज़ के उल्ट चलना। तो अब इसी चीज़ को देख लेते हैं। ये चीज़ आप बेशक पॉज करके देख लें। एक्सएल जब फ्रीक्वेंसी की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करने से एक्सएल इंक्रीज होता है, फ्रीक्वेंसी डिक्रीज करने से एक्सएल डिक्रीज हो रहा है। जैसे कि अगर जब ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल एक्स सी आ जाएगा तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करने से एक्स सी डिक्रीज होगा और फ्रीक्वेंसी डिक्रीज करने से एक्स सी इंक्रीज होगा। ये अपोजिट चलता है एक्स सी जो है। ये ग्राफ किधर से आया है, ये देखें, ये एक्सएल का ग्राफ है, ये एक्स सी का ग्राफ है। एक्सएल एक्स सी इन दोनों को कंबाइन कर रहे हैं, मतलब इसको उठा के मैं इधर लगा ऐसे बना लेता हूँ। तो क्या होगा कि ये एक पॉइंट पे टच करेगी। जब इस पॉइंट पे टच करेगी, ये पॉइंट क्या होता है, यहाँ पर एक्सएल एक्स सी के बराबर आ जाता है। तो इस पॉइंट को हम कहते हैं रेजोनेंट। यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी इसको कहते हैं रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, और इस पॉइंट पे क्या होता है, इसको कहते हैं रेजोनेंस पॉइंट। अब इस रेजोनेंस पॉइंट से पहले जब फ्रीक्वेंसी होती है तो सर्किट का बिहेवियर, यहाँ पर ना सर्किट कैपेसिटिव है ना इंडक्टिव है, यहाँ पर सर्किट ना कैपेसिटिव है, यहाँ पर सर्किट होता है रेजिस्टिव।
वो मैं बाद में डिस्कस करूँगा। पहले देखते हैं कि अगर इस पॉइंट से पहले जो फ्रीक्वेंसीज हैं, ये वाला हिस्सा सारा, इसमें सर्किट कैपेसिटिव है, जबकि इस एफ आर से आगे जितनी फ्रीक्वेंसी है उस पर सर्किट का बिहेवियर है इंडक्टिव, मतलब इंडक्टिव रिएक्टेंस ज़्यादा है इंडक्टिव। तो ये देखें, जब फ्रीक्वेंसी कम है एफ आर से, ये हिस्सा, तो इसमें क्या होता है, ये फार्मूला तो आपको पता है, अगर फ्रीक्वेंसी कम होगी तो एक्सएल कम होगा, ये एक्सएल कम है, फ्रीक्वेंसी कम है लेकिन एक्स सी ज़्यादा है, ये एक्स सी देखो ऊपर आ रहा है ज़्यादा, तो सर्किट का ओवरऑल बिहेवियर कैपेसिटिव होगा। इसी तरह फ्रीक्वेंसी ज़्यादा अगर है एफ आर से, ये हिस्सा सारा, इस लाइन से, ब्लैक लाइन से आगे ये हिस्सा, तो फ्रीक्वेंसी जब ज़्यादा करेंगे तो एक्स एल ज़्यादा होगा, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा करेंगे एक्स सी कम होगा, क्योंकि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो मतलब कि एक्स एल, ये ग्रीन लाइन है एक्स एल की, ये ज़्यादा है, तो टोटल इसका मतलब एक्स एल ज़्यादा तो इंडक्टिव बिहेवियर है। अब एफ आर की वैल्यू क्या होती है, एफ आर की वैल्यू क्या होती है कि एफ आर वो फ्रीक्वेंसी है जिस पे एक्स एल एक्स सी के बराबर आ रहा है। ये एम सी क्यू में भी आता है एक्स एल इज इक्वल टू एक्स सी, लेकिन अपोजिट इन फेज, दोनों का फेजर एंटी पैरेलल है। अब जब ये इसका वैल्यू पुट करेंगे तो एफ आर की वैल्यू आती है 1/2 पाई अंडर रूट एल सी। एल होता है हेनरी में, सी फेरेड में, और एफ हर्ट्ज में। तो ये याद रख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब नेक्स्ट चलते हैं रेजोनेंस पे। ये वेक्टर देखें, एक्सएल जो है वो वोल्टेज जो है ओमेगा, एक्सएल होता है ओमेगा एल, ये लीड कर रहा है रेजिस्टेंस से, इंडक्टिव रिएक्टेंस लीड कर रही है, जब कैपेसिटिव रिएक्टेंस जो है वो लैग कर रही है। और ये हमें क्या पता है, रेजोनेंस पे ये दोनों वैल्यूज़ बराबर हैं, एक्स एल इज इक्वल टू एक्स सी, लेकिन एंटी पैरेलल है, इसलिए इनका इफेक्ट कैंसिल होगा। जब कैंसिल होगा पीछे क्या रह गया, आर लाइन, आर। इसका मतलब ये है कि सर्किट में अब ऐसे नज़र आता है कि सर्किट में जैसे रजिस्टर लगा हो, दो चीज़ें कैंसिल हो गई हैं, एल एक्स एल और एक्स सी भी कैंसिल हो गई है, तो सर्किट का बिहेवियर होता है रजिस्टिव। ये एम सी क्यू में आ जाए कि रेजोनेंस पे सर्किट का बिहेवियर क्या होता है, रजिस्टिव। अब रेजोनेंस पे इम्पीडेंस क्या होती है वो देखते हैं। तो इम्पीडेंस का मतलब होता है कि रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस का कंबाइंड इफेक्ट। तो ये रेजिस्टेंस और ब्रैकेट में जो चीज़ है ये सारी रिएक्टेंस है। ये एक्सएल लिखा है, एक्सएल को मैंने ओमेगा एल लिख लिया, माइनस का साइन है कि ये एंटी पैरेलल है, इज इक्वल टू माइनस ये 1/ओमेगा सी का मतलब है एक्स सी, तो ये मैंने नीचे भी लिख दिए हैं। तो इसका मॉड लेंगे, मॉड होता है कि इनका स्केयर करेंगे, अंडर रूट कर देंगे, तो मॉड लिया तो ओमेगा एल की वैल्यू और 1/ओमेगा सी की वैल्यू पुट की, ये आ गया। अब दोनों अगर ये बराबर हो एक्स एल एक्स सी के, तो मतलब यहाँ पर चीज़ क्या आ जाएगी, ये ज़ीरो हो जाएंगे ये सा, तो आर आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब ये भी हमें बताता है कि सर्किट का बिहेवियर रेजिस्टिव है, लेकिन मैंने जी मिनिमम इसको आर लिखा है। ये मिनिमम क्यों लिखा है, मिनिमम मैंने इसलिए लिखा है कि पहले इम्पीडेंस के फार्मूला में दो चीज़ें और भी थी, क्वांटिटीज़, अगर ये ज़ीरो ना होती तो इसका इफेक्ट भी आर के साथ शामिल होता, लेकिन अब तो ये ज़ीरो हो गई हैं, मतलब कि कम से कम हमें वैल्यू का कब आएगी, जब ये दोनों चीज़ें ज़ीरो हो जाएंगी, तो इसलिए आर मिनिमम लिखा है। जब इम्पीडेंस भी एक अपोजिशन है करंट के फ्लो में या इसी करंट के फ्लो में, अब अपोजिशन जो होती है जितनी कम होगी, यानी इसकी वैल्यू कम होगी, तो उतना ज़्यादा करंट फ्लो करेगा, मतलब आई मैक्सिमम हो जाएगा। तो इसको ऐसे देख लें, आई इज इक्वल टू वी ओवर जी मिनिमम, ओहम्स लॉ। इसकी वैल्यू अगर जितनी कम होगी, इसकी वैल्यू उतनी ज़्यादा होगी आई की। क्यों, 4/2 होता है 2, अब 4/2 की जगह डिनोमिनेटर में 4 लिखने, 4/4 लिखने, वैल्यू होती है कम। देखें डिनोमिनेटर में बड़ी वैल्यू आई है, आंसर कम आ गए, डिनोमिनेटर में छोटी वैल्यू है, आंसर ज़्यादा। अब 4/1 करूँ तो हमारे पास 4 आ जाता है, उससे ज़्यादा वैल्यू आ गई है। तो डिनोमिनेटर में जितनी, ये यहाँ पर जितनी कम वैल्यू होगी इतने बड़ा आंसर आएगा। तो ये चीज़ है कि जितनी कम मिनिमम वैल्यू है तो आई मैक्सिमम आएगा। ये भी नोट कर लेना कि रेजोनेंस पे क्या होता है, वी एल इज इक्वल टू वी सी, इनकी वैल्यूज़ एक दूसरे के बराबर हो जाती हैं, लेकिन ये एक दूसरे के एंटी पैरेलल होते हैं, कि यानी एक दूसरे को अपोज करते हैं, कि जिसकी वजह से इनका इफेक्ट सर्किट में शो नहीं होता, सर्किट रेजिस्टिव बिहेव करता है। अब जब सर्किट रेजिस्टिव हो जाएगा तो रजिस्टर में पता है कि वोल्टेज और करंट इन फेज़ होते हैं। इन फेज़ का मतलब है थीटा इज इक्वल टू ज़ीरो,
पावर फैक्टर क्या होता है, कॉस थीटा। अब थीटा इक्वल टू 0 पुट करें तो पावर फैक्टर आता है 1, कैलकुलेटर से चेक करके। अब ये बुक में बना हुआ है कि रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी में मैंने आपको बताया कि करंट होता है मैक्सिमम, तो ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है और ये करंट मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है। अब रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी में मैक्सिमम वैल्यू है, उससे पहले जो फ्रीक्वेंसी है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के बाद जो फ्रीक्वेंसी है ये रीजन आगे वाला और पीछे वाला, उसमें देखें करंट की वैल्यू कम है। तो ये इससे ग्राफ से भी आप क्या कहते हैं शो कर सकते हैं। पैरेलल रेजोनेंट सर्किट क्या होता है, देखें पैरेलल रेजोनेंट सर्किट, जो पैरेलल सर्किट होता है उसमें वोल्टेज हमेशा जो होता है ना वो सेम रहता है, लेकिन करंट डिवाइड हो रही है। तो ये आई टी टोटल करंट आ रही है, कुछ करंट आर में चली गई, कुछ नीचे यहाँ पर आई एल में आ गई, कुछ आई सी में आ गई, मतलब जितनी करंट थी 3 हिस्सों में डिवाइड होगी। आई टी 1 2 3, आई आर आई एल आई सी तीनों में डिवाइड हो गई है। तो ऐसा सर्किट होता है जिसमें करंट डिवाइड हो, उसको पैरेलल, या ये कह सकते हैं कि वोल्टेज सेम हो। जितना वी एस आर के क्रॉस है ये सेम वी एस यहाँ पर है, सेम वी एस वोल्टेज यहाँ पर शो होगा। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं कि आई आर का करंट वी बाई आर, आई एल वी बाई एक्स एल, आई सी इज इक्वल टू वी ओवर एक्स सी। ओम्स लॉ लगाया ना कि रजिस्टर था तो हम आर लिखते थे, रिएक्टेंस इंडक्टर आ गया तो रिएक्टेंस लिख ली है, कैपेसिटर आ गया उसकी भी रिएक्टेंस लिख ली नीचे। अब दोनों का एक्स एल का फार्मूला खोलें तो ओमेगा एल आता है, एक्स सी लिखें तो 1 ओमेगा सी वी ओमेगा सी बन जाता है आई सी। अब इन दोनों चीज़ों में एक चीज़ कॉमन आ रही है ओमेगा, कि ये दोनों फ्रीक्वेंसी ओमेगा पे डिपेंड कर रहे हैं। तो ओमेगा क्या होता है 2 पाई एफ। अब जब एफ आर पे जाएगी मतलब ये फ्रीक्वेंसी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी अचीव करेगा, तो ओमेगा भी आर पे चला जाएगा रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे। तो वहाँ पर क्या होगा उस फ्रीक्वेंसी पे आई एल, एक तो एक चीज़ ये कि इन दोनों की इंडक्टेंस ये रिएक्टेंस सेम होगी। दूसरी चीज़ क्या होगा कि आई एल आई सी के बराबर आ जाएगा। जब आई एल आई सी के बराबर आ जाएगा, ये एम सी क्यू में आ सकता है कि रेजोनेंट पैरेलल रेजोनेंट सर्किट में क्या यानी क्या कहते हैं रेजोनेंस की कंडीशन क्या है, तो ये आउट ऑफ फेज दोनों होंगे। तो इसको मैं ग्राफ से भी वो आपको फेजर डायग्राम से भी दिखा देता हूँ कि इसकी फेजर डायग्राम बनाइए। आई एल आई सी के बराबर है लेकिन एंटी पैरेलल है, कैंसिल आउट होंगे। आई आर मतलब कि अब क्या उस चीज़ से शुरू होगी, अब सर्किट में से ये सर्किट टूट गया है, समझे कि आर वाला हिस्सा लैदा हो गया, एल सी लैदा हो गया पैरेलल में। कि अब जो एल सी का मतलब ये है कि अब इन्होंने एनर्जी स्टोर की हुई है, लेकिन अब ये इस वोल्टेज सोर्स से इसमें कोई एनर्जी इसमें नहीं जा रही, एल सी सर्किट में ये कोई नहीं ले रहे। तो इसका मतलब ये होगा सारी करंट आर में से गुजरती रहेगी। तो इसका मतलब है वही कि आई आर ये शो कर रहा है कि सारी करंट आर में से गुजरती रहेगी। तो अब ये रेजोनेंस पे होता है कि ये स्प्लिट हो गया, सारा सर्किट टूट गया है। वैसे होता नहीं है एक्चुअली में, विजुअली इस तरह नहीं होता, लेकिन ये बिहेव ऐसे करता है सर्किट, बिहेवियर इसका इस तरह हो गया। अब इसके अंदर जो एनर्जी होगी एल के पास वो सी को देगा, सी चार्ज होगा, डिस्चार्ज होगा दोबारा इसको देगा, तो ये एक दूसरे के साथ आपस में ही खेलते रहेंगे। तो असल चीज़ ये थी बता दी है कि रेजोनेंस पे सर्किट रेजिस्टिव हो गया। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी की वैल्यू इसके लिए भी सेम आती है, आई 1/2 बाई अंडर रूट एल सी। क्यों, रेजोनेंट पे आई सी आई एल के बराबर आता है, रेजोनेंट की कंडीशन है। आई सी था वी ओमेगा सी और आई एल था वी डिवाइडेड बाई ओमेगा एल। तो ये पॉज करके आप देख सकते हैं, कैलकुलेशन ईजी सी है। पैरेलल रेजोनेंट सर्किट में, सीरीज रेजोनेंट सर्किट में हमने कहा था कि इम्पीडेंस जो होती है निकालने के लिए जी इज इक्वल टू आर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी था, लेकिन पैरेलल रेजोनेंट सर्किट में ये चीज़ नहीं है। पैरेलल रेजोनेंट सर्किट में ये चीज़ इसलिए नहीं है कि ये फार्मूला बुक के पेज नंबर 38 पे जाएंगे तो ये फार्मूला दिया हुआ है। टोटल रेजिस्टेंस होती है 1/R1, 1/R2, 1/R3। ये तीन पैरेलल में रजिस्टर दिए हुए हैं, इनका रेसिप्रोकल जमा करेंगे तो 1 टोटल रेजिस्टेंस, फिर दोबारा रेसिप्रोकल करेंगे तो आर ई यानी टोटल रेजिस्टेंस आएगी। तो इसी वजह से ही 1/R को मैं लिख सकता हूँ 1/R1, 1/R सॉरी 1/Z को मैं लिख सकता हूँ 1/R प्लस 1/XL माइनस 1/XC। यहाँ फिर मैं इनको ऐसे भी लिख सकता हूँ 1/R प्लस ब्रैकेट में XL माइनस XC। जब मैंने इस तरह लिखा, Z मॉड लिया, सारों का स्क्वायर और उनका अंडर रूट लिया। अब XC XL जब ये दोनों इक्वल आ जाएंगे तो ज़ीरो हो जाएंगे, ये ख़त्म हो जाएगा। तो पीछे 1/R स्क्वायर अंडर रूट इज इक्वल टू 1/R।
अब ये दोनों रेसिप्रोकल में है, हमें तो जी चाहिए, इन्वर्स करेंगे जी आ जाएगा आर के बराबर। अब जी के साथ मैंने लिखा है मैक्सिमम। मैक्सिमम वैल्यू क्यों है कि जब क्या हुआ है कि जब भी कोई पैरेलल सर्किट आता है तो उसमें वैल्यू कम होती है। जब पैरेलल में कोई कंपोनेंट लगे वैल्यू कम आ जाती है। क्यों आती है? ये एक सोर्स है, ये रजिस्टर लगा हुआ है 10 ओम का, इस सारे सर्किट की रजिस्टेंस 10 ओम। अब 10 के पैरेलल एक और 10 ओम लगाऊं तो देखें वही फार्मूला आप 38 पेज पे जो FSC की बुक पे है, 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। R1 भी 10 है, R2 भी 10 है, तो R टोटल या R इक्विवेलेंट इस तो दोनों की रेजिस्टेंस कितनी आएगी? 5 ओम। तो मतलब 10 थी, 2 लाग गए पैरेलल में, सीरीज में तो ऐड होती है लेकिन पैरेलल में 2 लाग गए तो कम हो गई। यही सेम चीज़ होगी कि अगर L और C की भी रिएक्टेंस ऐड होती ना R के साथ, ये वाली, तो इसकी वैल्यू Z की वैल्यू जो थी ना ये कम आनी थी, लेकिन अब ये दोनों ऐड नहीं हुई, यानी ये चीज़ ख़त्म हो गई है, तो पीछे मैक्सिमम वैल्यू आएगी। तो ये चीज़ वजह है कि मैक्सिमम इसकी Z मैक्सिमम लिखा है हमने, क्योंकि पैरेलल में चीज़ें जब इस तरह ऐड होती जाएँ तो वो कम होती हैं। अब Z जो मैक्सिमम हमारे पास आ गई है और तो पावर फैक्टर क्या होगा? पावर फैक्टर क्या है? ये सर्किट है, रजिस्टर में थी क्योंकि करंट फ्लो कर रहा है इसलिए वोल्टेज और करंट फेज़ में होंगे, कॉस थीटा जो है वो 0 होगा, तो पावर फैक्टर इसका भी 1 होगा। 3 फेज़ AC सप्लाई क्या होती है? तो 3 फेज़ AC सप्लाई समझने से पहले देखें कि सिंगल फेज़ में क्या होता था कि सिर्फ एक कॉइल होती थी, तो वही कॉइल मूव करती रहती थी तो एक साइन वेव बनती थी। ये देखें, ये यही मूव करती थी कॉइल, साइन वेव बनती थी और 2 स्लिप रिंग लगे होते थे। इसमें क्या होता है 3 फेज़ में? 3 फेज़ में होता है कि 3 कॉइल्स होती हैं जो रोटेट करती हैं और तीनों कॉइल एक दूसरे से 120 डिग्री अपार्ट होती हैं, यानी एक 120 डिग्री के फासले पे पड़ी हैं। ये 0 डिग्री है सपोज करें, उस पर पड़ी है। ये कॉइल 120 डिग्री है इस कॉइल से 120 डिग्री, और ये कॉइल इस कॉइल से 120 डिग्री दूर फासले पे पड़ी है। तो मतलब कि जब एक बार रोटेशन, ये तीनों आपस में जुड़ी होती हैं, ये मैंने अलहदा बनाई है, ये एक ही चीज़ पे होती हैं, कॉइल्स होती हैं तीनों। इससे फ़ायदा क्या होता है कि तीनों 120 डिग्री मतलब 360 डिग्री जो है ना इनका साइकिल जब मूव करेगा तो इस तरह की 3 वेव्स बनती हैं जो 120 डिग्री एक दूसरे से अपार्ट होंगी। इससे ये वेव बन गई, इससे वेव बनी लीडिंग जो 120 डिग्री लीड कर रही है, पहले आ रही है कहीं। इससे लैगिंग वेव बनी ये -1, ये +1, ये -120 डिग्री से स्टार्ट हो रही थी, ये +120 डिग्री से स्टार्ट होकर आगे जा रही है और पीछे से कहीं से ऐसे चलती आ रही है। अब इन तीनों वेव को जब मैं मिलाऊंगा तो इससे हमें क्या मिलता है? उससे हमें मिलता है ये तीनों वेव्स मिल जाती हैं। इनको मैं तीनों को इकट्ठा बनाऊँ अगर, तो ये फेज़र डायग्राम जो है, ये तीनों इसका फेज़र डायग्राम ये है 0 डिग्री, ये 120 डिग्री शिफ्ट है तो ये 120 डिग्री में मैंने ऐसे कर दिया, ये इससे 120 डिग्री शिफ्ट है, ये इस तरह बना दिया, तो तीनों के दरमियान 120 डिग्री का फेज़ शिफ्ट है। ठीक है, तो सेम यही चीज़ इसने दिखाई है, ये तीनों 120 डिग्री फेज़ शिफ्ट हुई हुई हैं, ये रेड वाली। पॉज करके आप इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट क्या होता है? नेक्स्ट चीज़ है कि फेज़ शिफ्ट की बात कर ली। अब मशीन के जो, अब हर एक के साथ 2 स्लिप रिंग्स होते हैं वैसे हर कॉइल के, लेकिन इसमें क्या होगा कि हमें टोटल 4 टर्मिनल यूज़ होंगे, 6 टर्मिनल नहीं यूज़ होंगे। तो उसकी मैं आपको क्या कहते हैं एक एग्जांपल देता हूँ कि ये देखें 2 स्लिप रिंग्स हैं R एक कॉइल के, इसी तरह 3 के 6 होने चाहिए, लेकिन इसमें क्या होता है कि 4, इस कॉइल के 2 स्लिप, 2 ये 6 होने चाहिए, लेकिन 3 कॉइल के 4 टर्मिनल होते हैं, 4 स्लिप रिंग यूज़ होते हैं। नेक्स्ट चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 फेज़ सप्लाई हमारे घरों में जो आ रही है इनके, तो देखें हमारे घरों में जो सप्लाई बाय डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होता है उससे लाइंस आ रही होती हैं, जो हमारे घरों में बिजली आती है वो किस तरह आ रही है? 3 लाइंस होती है, 1 2 3, इनमें करंट होता है, ठीक है, एक न्यूट्रल होती है। अब हमारे घर में जो सप्लाई 230 वोल्ट की आती है वो किस तरह करते हैं? एक यहाँ से तार लेते हैं, एक न्यूट्रल से लेते हैं, तो वो 230 वोल्ट बन जाता है, उसको कहते हैं फेज़ वोल्टेज, 230 वोल्ट।
ठीक है। अब मैं अगर ये तार लूँ, ये तार लूँ, 230 आता है, लेकिन इन दोनों तारों को आपस में ले लूँ तो कितना वोल्टेज मेरे पास आता है, 400 वोल्ट। तो ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। 400 वोल्ट जो है इन दोनों वायर्स के दरमियान आता है। तो ये 400 वोल्ट कहाँ पर इस्तेमाल होता है, हैवी इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन जो हैं, जहाँ पर 230 वोल्ट से ज़्यादा पावर चाहिए, ज़्यादा वोल्टेज चाहिए, वहाँ पर 400 वोल्ट इस्तेमाल होता है। और एक 3 फेज़ का फ़ायदा भी है, अगर फ़र्ज़ करें ये ट्रिप कर जाती है तो 2 फेज़ लाइंस और भी हैं, उनसे बंदा कनेक्शन लगा सकता है। यहाँ फिर ये है कि अगर मैं इन दोनों को हटा दूँ, अब पीछे आएगी है एक रेड एक ब्लैक। अब 6 से वोल्ट का लोड मैं इन दोनों से चलाऊं तो ये तार तो इसकी कैपेसिटी नहीं होगी, तो ये तो पूरा फॉल्ट आ जाएगा। तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, 220 इसमें जा रहा है, 220 इसमें, 220 इसमें। तो अगर मुझे 600 चाहिए तो मैं एक यहाँ से कनेक्शन लूँगा रेड से इधर, एक यहाँ से लूँगा, एक यहाँ से, तीनों लगा के जो है ना मैं इस तरह पूरा कर सकता हूँ कि लोड को मैंने डिवाइड कर दिया 3 वायर पे। इकट्ठा एक लाइन पे नहीं लेके जा रहा मैं सारा 600 वोल्ट चलाऊँ। तो ये चीज़ जो है ना ये 400 वोल्ट है, 440 नहीं, 400 कितने। तो नेक्स्ट चीज़ है कि ये चीज़ ये बनी हुई है, ये फिगर मैंने आपको समझाई है बड़े अच्छे तरीके से, ये फिगर समझा दी है। प्रिंसिपल ऑफ मेटल डिटेक्टर। तो प्रिंसिपल ऑफ मेटल डिटेक्टर में क्या होता है कि दो एलसी सर्किट होते हैं, ऑसिलेटर सर्किट कहते हैं ए, ऑसिलेटर सर्किट बी। इसमें क्या होता है, एलसी सर्किट ये लगा हुआ है, एल सी लगा हुआ है, इधर भी एल सी लगा हुआ है। अब ये जितना एल इधर है, एल ए, इतना ही एल बी है, ये सेम है। अब जब मेटल डिटेक्टर में हम क्या करते हैं, किसी मेटल को डिटेक्ट करते हैं, तो ये सर्किट जो है ना किसी उस चीज़ के, यानी कोई भी मेटल की चीज़ है उसके चीज़ करीब ये सर्किट लेके आते हैं, ये अपनी जगह पे ही रहता है। इसके पास कोई सर्किट आ भी जाए, यानी कोई मेटल का ऑब्जेक्ट इसके करीब आ भी जाए, तो ये इस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा, वो सर्च कॉइल ही जो है ना वो डिटेक्ट करती है। इसको सारे को हम कहेंगे फिक्स्ड कॉइल, इसको सर्च कॉइल। ये काम कैसे करता है अब ये समझें। एलसी सर्किट है, अब क्या होगा कि रेजोनेंट इसके अंदर एक वोल्टेज सोर्स होगा, एडिशनल सर्किट जो है ना वो फ्रीक्वेंसी चेंज करेंगे उसमें से, तो ये रेजोनेंस अचीव करेगा, यानी दोनों ये रेजोनेंस में जब आ जाएगा। तो जब ये रेजोनेंस में आ गया तो फिर क्या होगा, रेजोनेंस में जब आएगा तो इसकी एक फ्रीक्वेंसी यहाँ पर होगी, जो फ्रीक्वेंसी चेंज की है उस जिस फ्रीक्वेंसी पे वो रेजोनेंस पे है वो फ्रीक्वेंसी आगे फॉरवर्ड हो जाएगी, ये एफ ओ ए, ओसलेटर ए की फ्रीक्वेंसी। उसको हम वन लिख सकते हैं 1/2 पाई अंडर रूट एल सी। मैंने कहा था ये याद रखना है कि फ्रीक्वेंसी इंडक्टेंस पे डिपेंड करती है, ये फार्मूले से। इसी तरह ये सर्किट होगा, यहाँ पर इसकी इसको रेजोनेंस में हम लेके जाएंगे तो इसकी एक फ्रीक्वेंसी होगी वो आगे फॉरवर्ड हो रही है। अब सपोज करें यहाँ पर कोई चीज़ नहीं है, दोनों की एफ ओ ए एफ ओ बी बराबर होंगे, तो मतलब एफ ओ ए माइनस एफ ओ बी, इनका डिफरेंस जो है ये ज़ीरो होगा अगर ये दोनों बराबर हैं। ये देख लें, ये बीट फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर है कि जो फ्रीक्वेंसी आ रही है उसको ज़्यादा करता है कि ताकि वो हार्ट की सुनी जा सके, उससे जो बीप आएगी। अब मैं ये गन को पास लेके आता हूँ, तो गन ये मेटल का ऑब्जेक्ट है, इसका स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड होता है। अब इंडक्टेंस एनर्जी स्टोर करता है मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में, तो जब ये मैग्नेटिक फील्ड आपस में इंटरेक्ट करेंगे तो इसकी इंडक्टेंस चेंज होगी। इंडक्टेंस चेंज होने का मतलब है, ये देखें, एल चेंज हुआ तो फ्रीक्वेंसी, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी इसकी चेंज हुई, एफ ओ बी चेंज हो गया, एफ ओ बी माइनस एफ ओ ए, इसमें डिफरेंस आ जाएगा। अब जो पहले दोनों सेम थे ज़ीरो आ रहा, अब जो दोनों में डिफरेंस है वो स्पीकर में बीप आ जाएगी उससे एक। तो ये इसके बेशक मैं इस गन को फिक्स के अगर करीब लेके आऊँ तो इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसके इंडक्टेंस में ये कवर होती है सारी। ये सिर्फ सर्च कॉइल कर। चोक क्या होती है, इंडक्टेंस का आपने पढ़ा है। इंडक्टेंस क्या होता है कि ये एक रैप्ड वायर है ऐसे, कर्ल सी। अब इंडक्टेंस की क्या होती है कि मैं एक मोटी वायर लेता हूँ जिसको थिक वायर कहते हैं, जिसका डायमीटर ज़्यादा है, उसको एक ऐसे आयरन कॉयल है गोल सी ना, ये देखें जिस तरह ये बना हुआ है आयरन कॉयल, मैं इसके ऊपर रैप कर दूँ, मैंने ये रैप की है, ये आयरन कॉयल है, ऊपर मैंने गोल गोल रैप कर दी है कि इसकी इंडक्टेंस इतनी ज़्यादा हो जाती है, यानी इसकी निस्बत इसकी इंडक्टेंस जिस कॉयल की बहुत ज़्यादा उसको चोक कहते हैं। ठीक है। अब इंडक्टेंस ज़्यादा करने से क्या फ़ायदा होगा कि हम अमूमन रजिस्टर यूज़ करते हैं करंट को कंट्रोल करने के लिए, लेकिन एसी करंट उसमें क्या होता है कि रेजिस्टेंस में पावर ज़ाया होती है हमारी, कंज्यूम होती है। लेकिन जब
इसमें क्या होगा कि इंडक्टेंस ज़्यादा कर से अगर अगर हम करंट को कंट्रोल करें तो ये करंट को फ्लो होने नहीं देता और करंट कंज्यूम नहीं होती इसमें। वो जो रजिस्टर में जो ज़ाया होती थी वो इसमें ज़ाया नहीं होंगी इंडक्टर में। तो इसलिए इसको भी हम करंट लिमिट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं चोक को। थैंक यू।